So we will continue with the chapter. I think in the last class we have done with the stereochemistry completely, and we have done with the nucleophilic substitution reactions, factors affecting those reactions. Quickly we will wind up all the reactions and then we'll move to the aryl halide. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलिए, तो in the last class we have done with the few of the reactions. Then I told you the main thing in these cases is you have to just check it out कि वो SN1 है या SN2 है, या जो रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो एक्चुअली में पेपर में कोई और अगर उसका सबस्ट्रेट आ गया तो वो वहां पे होगा या नहीं होगा. लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल्स फॉर्म करे थे एक्वस KOH के साथ, एंड इवन द टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में तो हमने उस केस में वाटर भी लिया था, तब भी आपके पास बन गया था अल्कोहल. अदरवाइज उसमें थोड़े एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कम होता है. ईथर्स वाले भी आपको केसेस बताए थे, विलियमसन सिंथेसिस कब होगा और कब आपके पास उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. Then is a Finkelstein and the Hoffman analysis. Up to this we have done in the last class. Now we'll do with the chemical properties or the chemical, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, chemical properties of alkyl halide. So regarding the chemical properties of the alkyl halide, the first thing is that is very very important, एंड दैट थिंग इज कि अगर मैंने ले लिया आपका कोई भी अल्काइल हैलाइड और उस अल्काइल हैलाइड को किया KCN के साथ रिएक्ट, KCN हो गया तुम्हारा पोटाशियम साइनाइड. ठीक है, तो जब इसको पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, तो आपके पास बन जाएगा साइनाइड C2H5Cn प्लस KBr. इसको बोलते हैं बच्चा इथाइल साइनाइड. कोई बच्चा इसका आईयूपैक नेम बता सकता है? कैन एनीबडी इन द क्लास टेल अबाउट द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस में वो आईयूपैक नेम डाल देता है और आपसे कुछ आगे बनवा लेता है. दिस इज कॉल्ड एज अ इथेन नाइट्राइल. नाइट्राइल वर्ड यूज होता है जब हमारे पास साइनाइड हो, तो दिस इज कॉल्ड एज अ इथेन नाइट्राइल प्लस KBr. अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ना अगर मैं सेम, चलो पहले इसकी 2-3 बातें बता लूं फिर आगे चलते हैं. C2H5Cn तुमने बना लिया. देखो पेपर में वो ये तो नहीं कहेगा कि साइनाइड बना के बताओ, इतना तो सबको ही पता है कि KCN के साथ ये बन जाता है. अब ये साइनाइड ना हमको नंबर ऑफ प्रोडक्ट देता है. different type of the products can be formed from this. The one thing is if you will do the H plus and H2O which is called as a partial hydrolysis. अगर आप इसका क्या करते हो, if you will perform the partial hydrolysis, तो partial hydrolysis वाले केस में क्या होगा, ये एमाइड बना देगा C2H5C डबल बॉन्ड ONH2. और बच्चा इस रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि ना तो इसमें असेंडिंग ऑफ अ चेन होता है ना डिसेंडिंग ऑफ चेन होता है. इस स्टेप से अगर आपके पास साइनाइड है, और मोस्ट ऑफ द टाइम साइनाइड तो हमारा कोई 12th का चैप्टर है ही नहीं है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन का. अब ये क्या था, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन, चलो लेट्स राइट इट एज अ इथाइल ब्रोमाइड. ये तुम्हारा इथाइल ब्रोमाइड है ना, ये इथाइल ब्रोमाइड आपके पास था. अब इथाइल ब्रोमाइड से आपको बनाना है प्रोपेनामाइड. प्रोपेनामाइड, तो आप देख रहे होगे ना कि इस क्वेश्चन में असेंडिंग ऑफ अ चेन हुआ है, मतलब 2 कार्बन से कितने कार्बन तक पहुंच गए हैं हम, 3 कार्बन तक पहुंच गए हैं, तो इसे असेंडिंग ऑफ अ चेन बोलते हैं. ये कन्वर्जन है. ठीक है, अगर साइनाइड ही है फिर तो चलो ये सेम नंबर ऑफ कार्बन है कि इसको भी काउंट करते हैं. अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में होगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या पार्शियल हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर है मतलब, तो इससे भी एक स्टेप और चला जाएगा रिएक्शन, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. C2H5C डबल बॉन्ड O and OH. C2H5C double bond OH, this is called as everybody know, propanoic acid. अब आप देखो इथाइल ब्रोमाइड से तुमने
प्रोपेनामाइड भी बना लिया, एमाइड भी बना लिया, एसिड भी बना लिया। नाउ द थर्ड स्टेप इज, अगर तुम इसकी कर दो रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन कर दी तुमने, तो रिडक्शन के लिए कोई रिएजेंट ले लिया, लाइक H+ या कोई बेस लिखा हुआ था, या कुछ H2 लिखा हुआ था, H+ तो नहीं, ठीक है, या कुछ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कुछ ऐसा लिखा हुआ था, तो उसके बाद ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा एमीन्स में, C2H5CH2NH2। Why this reaction is important? Because ये रिएक्शन ना आपको रूट बताता है बेटा। इससे आप देखो साइनाइड तो बना ही सकते हो, साइनाइड से आगे जाके एमाइड भी बना सकते हो, एसिड भी बना सकते हो, और ये भी बना प्रोपाइलमीन, ठीक है। और इसमें होता है असेंडिंग ऑफ अ चेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाते हैं। मैं लिख देती हूँ कि इसमें होता है असेंडिंग ऑफ अ चेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें इंक्रीज कर जाएंगे। और ये कन्वर्जन में भी बहुत यूज होता है कि इथाइल ब्रोमाइड से आप प्रॉपर समथिंग बनाओ। वन थिंग आई मस्ट से इन स्टार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, अब जब मैं पढ़ाऊंगी आपको रेस्ट ऑफ जब आप आओगे फॉर योर नीट एग्जाम प्रिपरेशन, तो देखो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड भी है ना, अभी भी आपने एग्जाम में लिखना है। तो उसमें क्या होगा ना कि ये जो आपके कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड या दिस एंड दैट या अमीन भी है आपके पास, तो भी ये रिएक्शन रिपीट होगा वहां पे। दिस विल बी द वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एल्काइल हैलाइड के बारे में ये बोला जाता है कि एल्काइल हैलाइड्स आर द टूल्स इन द हैंड्स ऑफ अ केमिस्ट, जिससे वो कुछ भी प्रिपेयर कर सकता है। whenever you will study the nucleophilic substitution reactions of the alkyl halide, बच्चा यू विल कम टू नो कि तुमने इतने सारे प्रोडक्ट बना दिए, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो नहीं बनाई। मतलब आपने अमीन भी बना दिया, आपने एल्डिहाइड भी बना दिया, आपने ये भी बना दिया। हाँ, ये बात अलग है कि कईयों में कुछ मैकेनिज्म लगते हैं जो आपको फर्दर चैप्टर में जाके पता लगेंगे, बट इससे सब कुछ बन जाता है। हाइड्रोकार्बन से यहाँ तक पहुंचो, यहाँ से आगे, इसी को तो कन्वर्जन बोलते हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक रिएक्शन। अब इसी का मिलता जुलता रिएक्शन है, आई एम जस्ट राइटिंग द स्टार, यू कैन कैरी फॉरवर्ड विद द नंबरिंग वॉट एवर यू आर हैविंग। So this is a C2H5Br again I have taken, but this time instead of taking the KCN, I have taken the AgCN, but this time I am not getting the cyanide as a product. I am getting C2H5NC plus AgBr. This is called as a ethyl isocyanide. This is called as a ethyl isocyanide. तो ये ethyl isocyanide आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। Now there must be it must be coming in your mind कि है तो दोनों ही साइनाइड थे, पर एक में N से जुड़ता है, एक से C से जुड़ता है। यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देती हूँ। वैसे तो ये आपने कोऑर्डिनेशन में भी सीखा होगा। कुछ होते हैं बेटा एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब ये एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? दोज लिगेंड्स, देखो ये बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। दोज लिगेंड्स विच आर मोनोडेंटेट, मैंने स्पेशली लिख दिया, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये बाइडेंटेट है। दीज विच आर मोनोडेंटेट, वो लिगेंड जो एक्चुअली में मोनोडेंटेट हैं, बट मोनोडेंटेट having two donor atoms but one time gets bonded to CMA center atom, gets bonded to CMA बोल लो या जो भी है यहाँ पे कार्बन है जिसके साथ भी बॉन्ड बनाना है, थ्रू वन एटम, ठीक है, थ्रू वन एटम। मतलब यानी कि दो कंडीशन इसकी क्या होती हैं? पहली बात तो ये मोनोडेंटेट होना चाहिए, इस बात में गलती नहीं करनी है। दूसरी बात होना चाहिए लोन पेयर ऑन टू डिफरेंट एटम्स, ये मेरे कहने का मतलब है इन शॉर्ट। तो इसमें CN नेगेटिव, NC नेगेटिव और NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, ONO, SCN, NCS, ये तो तुम्हारे चलेंगे ऑर्गेनिक में। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो कुछ भी पूछ सकता है, मतलब सल्फेट भी देके पूछ सकता है कि ये एम्बिडेंटेट है या नहीं।
ये दो कंडीशंस लगाओगे तो आपका चल जाएगा। तो जो साइनाइड था वो एम्बीडेंटेट लिगेंड था, तो वो सी से भी अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है। यू माइट हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड कि ये साइनाइड बना रहा है। अब ये क्या है, ये है सिल्वर साइनाइड। तो बच्चा सिल्वर साइनाइड से बनता है आपका आइसोसाइनाइड, जबकि KCN से बनता है आपका साइनाइड। बाकी तो आपको समझ में आ गया, एम्बीडेंटेट था, ये एम्बीडेंटेट कैसे है वो भी चेक कर लेते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, देखो। अब नेगेटिव है ना, तो इसको हटाओ पहले वैलेंसी को। 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव ऑन द होल ले लिया। तो इस पे भी है लोन पेयर, इसमें भी है लोन पेयर, पर है ये मोनोडेंटेट। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि CN किसी एटम के साथ जुड़ के रिंग स्ट्रक्चर बना ले, क्योंकि बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट तो रिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं ना। तो है ये मोनोडेंटेट ही है, बट एक टाइम पे एक पेज से ज्वाइन होता है। होते दो पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि वाई द रिएक्शन विद द KCN gives the cyanide, why the reaction with the KCN gives the cyanide and that of AgCN gives isocyanide as the product, isocyanide as the product। देखो आंसर इसका बहुत आसान है। व्हाट इज द आंसर? आंसर इसका जुड़ा है आपके कंपाउंड में जिससे आप रिएक्ट करते हो। KCN जो बाय नेचर है दैट इज आयोनिक इन नेचर, ठीक है। तो दिस इज द आयोनिक इन नेचर। तो अगर ये आयोनिक इन नेचर होगा तो ये कैसे टूटेगा, K प्लस और CN नेगेटिव। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, CN नेगेटिव एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये नेगेटिव चार्ज ना दोनों पे फैला हुआ है। आप देखो C और N की स्ट्रक्चर बनाओगे इस तरीके से तो ये नेगेटिव चार्ज आपके पास कार्बन पे है। बट अगर आप क्या करोगे कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ले जाओगे कि नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स कर दो, 1 2 3 4 5 6 1 2, तो इस हिसाब से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। मेरे कहने का मतलब है दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो C और N है उसमें 2 बॉन्ड तो हैं, तीसरा बॉन्ड पार्शियल है, बाकी पार्शियल नेगेटिव चार्ज दोनों पे है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अब नेगेटिव कार्बन पे भी है, नेगेटिव नाइट्रोजन पे भी है, लोन पेयर यहाँ पे भी है, लोन पेयर यहाँ पे भी है। तो ये दोनों में से किसी के एक साथ भी ज्वाइन हो सकता है कार्बन से, एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन से। बट होता क्या है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कार्बन की कैटिनेशन की टेंडेंसी है, और नाइट्रोजन के साथ कार्बन इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए जो आंसर है वो C के थ्रू आता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि व्हेन RH रिएक्ट विद KCN जो कि एक्चुअली में आयनिक है, देन CN negative can attach with both the atoms carbon and the nitrogens। still या बट लिखना चाहिए, स्टिल नहीं, बट CC bond would be more strong, so cyanides are formed, ठीक है। इसलिए हमारे पास फॉर्म क्या हो जाता है, साइनाइड्स फॉर्म हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ ले लेते हैं। अब दूसरा हमारे पास है सेकेंड वन कि रिएक्ट RX रिएक्ट विद AgCN टू फॉर्म क्या देता है बेटा, आइसोसाइनाइड। और उसका रीजन फिर आपको अब समझ आ ही गया होगा। उसका रीजन क्या है कि जो AgCN की नेचर है ना वो है कोवेलेंट, तो ये तो टूटा ही नहीं है,
तो ये प्लस माइनस तो हुआ ही नहीं, तो ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इसका साइट या मोड ऑफ अटैचमेंट ही नाइट्रोजन है. सो ओनली N lone pair. Please be on mute. So only the nitrogen atom लिख देते हैं. Nitrogen atom can join with the carbon atom of alkyl halide. ठीक है, तो this is a basic reason in that. तो is that clear कि कैसे हमने KCN और AgCN के साथ रिएक्शन पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Mehak Guleria, please mute yourself. क्या कह रहे हो बेटा? मेरा माइक म्यूट ही था. एक्चुअली ना मेरे पास ये अनम्यूट शो हो रहा था, अभी म्यूट लग रहा है. चलो गुड, चलिए आगे. आई एम नॉट पॉइंटिंग टू एनीवन, बट सभी म्यूट रहोगे ना, फिर हम ले पाएंगे एक दूसरे से क्वेरीज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा. आई एम अगेन राइटिंग द स्टार पॉइंट. इफ वी आर हैविंग द alkyl halide again like C2H5Br and we are treating it with the KNO2. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. KNO से NO2 से अटैच करते हैं तो आंसर आता है ये. ठीक है, और आगे से आ गया आपका C2H5Br. इसको AgNO2 से अटैच करते हो तो आंसर आता है RNO2. बाकी इसमें ना आपको थोड़ा प्रोडक्ट से ध्यान में रखना है कि अगर नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन हो रहे हैं तो दैट मीन्स ये जो आपका कंपाउंड है वो कोवेलेंट है, सॉरी आयनिक है, और दूसरे वाला कोवेलेंट है. तो थोड़ा सा इसमें कंपाउंड का डिफरेंस है. और ये भी ध्यान में रखना है आपको कि पहले वाले की तरह नहीं है. यहाँ पे ऑक्सीजन से ज्वाइन हो रहा है कार्बन, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन से ज्वाइन हो रहा है. जहाँ पे ऑक्सीजन से ज्वाइन हो रहा है उसे नाइट्राइट बोलते हैं, इथाइल नाइट्राइट, और इसको बोलते हैं हम नाइट्रो इथेन. And one more reaction is C2H5Br. If this is treated with the silver salt of carboxylic acid, RC double bond OOAG, इसके साथ बेटा आपको ट्रीट करना है तो देखो क्या आ जाएगा. रिएक्शन में से खुद ही पता पड़ रहा है कि AgBr बाहर चला जाएगा. अगर AgBr इस रिएक्शन में से बाहर चला जाता है तो what else we are left with? This is a C2H5, C double bond O, O and R dash. Means we are getting the esters as the product. That's why I was telling you कि कुछ ऐसा है ही नहीं है जो आप नहीं बना सकते हो alkyl halide से. You can form everything. Again, if we are taking the CH3Br and treating it with the lithium aluminium hydride. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको पता है कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है. देखो जब इसके नाम में ही आ गया ना हाइड्राइड, तो आपको फिर फटाफट से लिख लेना है कि हमारे पास अब की बार न्यूक्लियोफाइल है H नेगेटिव, और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा दैट इज H नेगेटिव का इससे. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज CH4. ठीक है, CH4 मीन्स इसको H नेगेटिव रिप्लेस कर लेगा और जो आपका Br है वो बाहर निकल जाएगा. ठीक है, Br negative would be the released. Similarly, एक next reaction is very very important जो हमने starting में भी बोला था कि इसमें आता है reaction with the metals. हम metals के साथ ये react क्यों करते हैं? What is the reason behind that? Why they react with the metals? और metal के साथ reaction से क्या होता है भाई? बड़ा important compound बनाएंगे अभी. Reaction of alkyl halide with the metals. Metals तो आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में तो ये रिएक्शन नहीं आएगा.
क्योंकि मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज. नाउ लेट्स चेक आउट द फर्स्ट रिएक्शन. दिस इज C2H5Br प्लस मैग्नीशियम. तो इसको मैग्नीशियम के साथ अगर ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, देन व्हाट विल बी द आंसर. ये बन जाता है बेटा तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgBr. इस रिएक्शन को ना अम्पलॉन्ग बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अम्पलॉन्ग, या इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. हो गया, देखो कैसे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. ठीक है, तो रिगार्डिंग द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी देखिए रिएक्शन में हुआ कैसे है. अब पहले इसमें कार्बन प्लस था और Br नेगेटिव था, बट जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है तो कार्बन के कंपैरिजन में मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. तो प्लस माइनस और माइनस प्लस, यानी कि इसमें पहले कार्बन प्लस था, बाद में कार्बन नेगेटिव हो गया. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी हो गया. इसको आप बहुत सारे पर्पसेस के लिए आगे यूज करोगे, जिसमें से एक तो अभी लिख लेते हैं कि जब C2H5MgBr, क्योंकि ये बहुत स्टेबल नहीं है, मैग्नीशियम का साइज बहुत बड़ा है, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपके पास दोबारा से एल्केन फॉर्म हो जाता है. C2H6 वुड बी देयर, और जो मैग्नीशियम है वो OH और Br में कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि ये हो गया आपका बैक रिएक्शन. मोस्टली हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन जब हमारे पास होता है उसको कन्वर्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप में, बट ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल्काइल हैलाइड, और उसको हमने बैक कन्वर्ट कर लिया है किसमें, एल्केन्स में. तो दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ द अल्काइल हैलाइड टू एल्केन. दिस इज द कन्वर्जन ऑफ RX टू RH. एल्केन में कन्वर्जन हो गया. नेक्स्ट रिएक्शन इसका क्या कर सकते थे, वो आपने किया हुआ है. ये भी रिएक्शन विद द मेटल्स के अंदर ही आता है. ये फर्स्ट हो गया, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. and the second reaction is the Wurtz reaction. Wurtz reaction आपको पता ही है, two molecules of the alkyl halide you people are taking. The two molecules of the alkyl halide, मैं आप सीधा लिख देती हूँ, two molecules of Na. कैसे लिखना है वो आपको पता है, R into R फॉर्म हो जाएगा और two molecules of Na into X, and that reaction takes place in the presence of dry ether. So this is all about the reactions of the alkyl halide. The third category is the elimination reaction. And elimination we have already sorted कि कहाँ पे होती है, जहाँ पे अल्कोहलिक KOH आपके पास लिखा हुआ आता है या बल्कि अल्काइल हैलाइड आता है, वहां पे यही रिएक्शन सेम रिएजेंट आपका एलिमिनेशन देता है. दूसरी बात, बेस अगर रिएक्शन में आप पहचान पा रहे हो कि बेस की प्रेजेंस है, तो बेस हमेशा एलिमिनेशन देगा. और न्यूक्लियोफाइल अगर आप पहचान पा रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा सब्स्टिट्यूशन देगा. और एक बात और यहाँ से याद रखेंगे कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है और बेस है, उसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है, जैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर वो बहुत बल्कि है तो बल्कि वाला क्या नहीं एक्ट कर सकता, बल्कि वाला आपका, हाँ वो एक्ट करेगा बेस, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्टेरिकली सेंसिटिव होता है. तो इसके साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कंप्लीट है. नेक्स्ट विल गो फॉर द सम ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, एराइल हैलाइड्स. तो रिगार्डिंग द एराइल हैलाइड, अब हम ये भी देख लें कि एराइल हैलाइड रिएक्टिव हैं या नहीं है. ठीक है ना, एराइल हैलाइड को बनाना तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अल्काइल हैलाइड को बनाते हो. कैसे बनाया था मैंने आपको पिछले इसमें रिएक्शंस में बताया था. सिंपल बेंजीन ले लो, मैं लिख देती हूँ एक बार रिएक्शन. प्रेपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको हाइड्रोकार्बन से बना सकते हो. वैसे मैंने इसकी प्रेपरेशन के साथ ही इसको करा दिया था, बट बिकॉज आई हैव रिटन हियर द एराइल हैलाइड देयर मस्ट नॉट बी एनी कंफ्यूजन. प्रेपरेशन फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से इसको बना सकते हैं. हाइड्रोकार्बन इसके लिए क्या है, बेंजीन है. तो बेंजीन को हैलोजनेशन करना है, Cl2 कर लो, FeCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस.
हो जाएगा, रिएक्शन बन गया क्लोरोबेंजीन। And this is a reaction of electrophilic substitution reaction, आपको पहले भी बताया था। This thing is called as a halogen carrier. हेलोजन को बेंजीन रिंग तक लेके जाता है ये। अब रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे इसकी क्या रिएक्शन होंगी। रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, जो आपके एराइल हैलाइड हैं, देखो सबसे पहले तो जब हमें हमारे पास बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा होता है ना, हमें उस ग्रुप की नेचर चेक करनी होती है कि ये क्या करेगा। जैसे कि हमने हाइड्रोकार्बन में भी बहुत डिस्कशन किया है इसका, कि बेंजीन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हर कोई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में जाना चाहता है। इसको बोला जाता है कि इफ देयर आर द चांसेस ऑफ द डीलोकलाइजेशन, कंसिडर इट ऑन अ प्रायोरिटी। अगर डीलोकलाइजेशन का कोई चांस बनता है तो उसको प्रायोरिटी पे लेना है। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के लिए दे रहा है, कंजुगेशन में दे रहा है। तो अगर कोई अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, मतलब एरो उसकी तरफ से जा रहा हो, तो उसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, है ना, प्लस एम इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। और एज अ रिजल्ट ऑफ द रेजोनेंस देख लो क्या होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द रेजोनेंस, चलो यहाँ पे तो खैर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, दिस वन बॉन्ड भी दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, Cl 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव आ जाएगा। एंड फर्दर व्हाट वुड बी देयर, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। then this Cl 1 2 3 4 5 6 plus this is negative, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। दिस इज प्लस, बाद में आप इसे यहाँ रखोगे, इसे यहाँ रखोगे। दिस इज अ स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने देखनी है क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन की जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, then you might have seen the positive charge on the chlorine. Positive charge on the chlorine बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है ये, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अगर हम इसे देखें कि कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इफ यू सी दिस विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप ये देखो ना कि यहाँ पे तो अब रिंग पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा, अगर आप इसके लिए देखो, इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड है, ऐसा कुछ तो था ही नहीं अल्काइल हैलाइड में। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उसकी जगह पे कोई नया न्यूक्लियोफाइल लाना वो भी मुश्किल है। बाकी यू कैन से इसमें न्यूक्लियोफाइल आने वाला रिपेल भी करेगा क्योंकि लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या तो आपके एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देते हैं या कम देते हैं। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब तक उस पर रिएजेंट ना डाला हो, कुछ ऐसे एक्टिवेटिंग ग्रुप ना लगाए हों, तब तक उसमें रूम टेम्परेचर पे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा ये कहाँ पे पूरा बनाना होता है, अगर तो आप सीबीएसई की बात कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे बोलने की जरूरत है। अगर वो आपको पूछेगा कि कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्काइल हैलाइड एंड द एराइल हैलाइड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द केस ऑफ द सीबीएसई,
तो आपको ये स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेंगी। बट अगर आप बात कर रहे हो नीट की, तो फिर मुझे बोलना ही नहीं है, वो आपको आइडिया है कि उसमें तो टिक ही लगाना है। यू हैव टू जस्ट एनालाइज इट, उसमें तो कुछ भी नहीं लिखना है। सीबीएसई में अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है ना, फिर आपको बनाना पड़ेगा। जो मैं नीचे दो बातें लिखूंगी वो रेजोनेंस से ही कनेक्टेड है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सीबीएसई का मेरा यहाँ पे कहने का मतलब था जो भी आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्काइल एंड द एराइल हैलाइड्स। एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का क्या रीजन है? हाँ जी, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का देखो कंपैरिजन देखा जाए तो एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव। मतलब मुझे बोलना चाहिए या तो नहीं ही देते। एराइल हैलाइड्स आर very less reactive toward nucleophilic substitution reaction due to following reasons. पहला रीजन ये है, resonance. As a result of resonance, there will be the double bond. There will be please be on mute. There will be the double bond between the carbon and the halogen. ये पहला रीजन है जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता, डबल बॉन्ड होगा तो फिर बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। सेकेंड थिंग इज, द सेकेंड थिंग इज द हाइब्रिडाइजेशन जो होती है कार्बन एटम की, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम in the aryl halide is sp2, whereas in the alkyl halide it is sp3। बाकी तो आपको ये बात पता है ना बेटा कि परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। यस मैम। परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो sp2 वाला कार्बन एटम है वो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जो sp3 वाला है ये होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उससे आप कोई नेगेटिव ले सकते हो? कभी भी नहीं ले सकते। देखो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो आपको Cl को ले जाने देगा ऐसे? कोई और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आए, कभी भी नहीं ले जाने देगा। ठीक है ना। सो रिटार्ड द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिटार्ड द रेट ऑफ SN रिएक्शन। ठीक है। दूसरी बात, मान लो हो भी जाता है किसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आप देखो कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा। ये Cl है प्लस न्यूक्लियोफाइल कोई आया, ठीक है। अब इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इंटरमीडिएट बनेगा ऐसा, ये है फिनाइल कार्बोकेटाइन। कभी बन सकता है ऐसा? बताओ। फिनाइल कार्बोकेटाइन इज वेरी लेस स्टेबल,
उसके पीछे रीजन क्या है, इसको कैसे, ये क्या मतलब हुआ, इतनी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो कार्बन का हाइड्रोजन कैसे खींच सकता है कोई, ठीक है ना। और इसके लिए फिर क्या ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो इतना ज्यादा न्यूट्रल कंपाउंड को ये कर देना, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इंटरमीडिएट है, इसलिए कभी नहीं बन सकता। एंड द लास्ट रीजन इज, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग से। द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एक्सपीरियंस the forces of repulsions between the electrons of benzene ring and the electron density on it. ठीक है, तो ये 4 रीजन है जिससे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो नहीं देते हैं या बहुत कम देते हैं। इसकी एक प्रेजेंट एग्जांपल है, देखो, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या होता है इसमें, अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन के केस में आपने इसको किया NaOH से, और आप चाहते हो कि OH नेगेटिव लग जाए और Na प्लस NaCl बाहर निकल जाए, और आपने इस रिएक्शन को आप लोग को करना पड़ता है 623 केल्विन पे एंड द 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एसिडिक कंडीशंस आर देयर, तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है। That is a phenol. This is the example of nucleophilic substitution reaction. अब आप देखो इसका इन्फ्लुएंस क्या है जो इस पे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगे होते हैं। अगर क्लोरोबेंजीन की जगह मैंने नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ले लिया तो आपका यही रिएक्शन जो 623 केल्विन पे हो रहा था NaOH की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे होगा। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो NO2 ग्रुप है वो इस रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई NO2 ग्रुप की प्रेजेंस में ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हुआ, हमें 623 से 443 केल्विन तक टेम्परेचर इतना कम क्यों देना पड़ा? मैम क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ऊपर वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इतना रिपल्शन फेस नहीं करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन थोड़े अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनका भी फिर डिलोकलाइजेशन थोड़ा इसकी तरफ हो जाएगा, तो -I -M दोनों इफेक्ट इसके माइनस है। बाकी अगर इसमें आप 2 लगा दोगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है ये, अगर आपने ऑर्थो भी लगा दिया और एक पैरा भी लगा दिया फिर आपका सेम रिएक्शन हो जाता है 368 केल्विन पे। प्रोडक्ट तो वही बनेगा। अगर आपने इसमें 3 NO2 ग्रुप ले लिए तो इन दैट केस तो फिर आपका हीट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हल्का सा वार्म करने से भी रिएक्शन हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में हो जाएगा। देखो, अगर आपने ले लिया इस पे 3NO2 तो इतना ज्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल को ये आने देगा।
तो आप सिंपल पानी भी डाल दोगे ना, OH नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, सिंपल वाटर भी डाल दोगे और वार्म भी कर दोगे ना तो रिएक्शन हो जाएगा। तो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टी नहीं है। यू हैव रेड इन दैट कि बेंजीन रिंग की बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट ये आपका एक जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि जो एराइल हैलाइड है या एल्काइल हैलाइड है, इनमें जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो उससे चेक करना है कि वो देता है या नहीं देता। बाकी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस एवरीबडी नोज, इसका मैकेनिज्म सबको पता है कैसे होगा, मतलब हर किसी को पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा पहले आपके पास, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्यों अटैक करता है दैट आल्सो यू नो, क्योंकि जो ग्रुप ऑलरेडी वहां पे लगा हुआ है दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, वो आने वाले ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पे शिफ्ट कर देता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑर्थो एंड द पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। पता है ना आपको, हाइड्रोकार्बन में पढ़ रखा है ना कि जो Cl है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, आने आने वाले ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भेजेगा न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो इसके बहुत ज्यादा रिएक्शंस भी नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पास, ये एक डाउस प्रोसेस ही है। उसके बाद है बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक रिएक्शंस ऑफ alkyl and aryl halide, that is the electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions all are same, just have you done in the case of the benzene, in the hydrocarbons, जो बेंजीन के केस में किया ना, हाइड्रोकार्बन्स वाले केस में सेम रिएक्शंस हैं। In the electrophilic substitution reactions, the first reaction is a halogenation. Now what is this halogenation? क्लोरोबेंजीन इज देयर, क्लोरीन के साथ अटैक कराया। अब आपको पहले आप ये रिएक्शन करते थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन पे जब कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। नाउ यू आर डूइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑलरेडी वन ग्रुप प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, दैट इज योर Cl। अब इससे आप चेक करोगे कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, सॉरी नॉट न्यूक्लियोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करता है नहीं एक्सेप्ट करता, उसके अटैक को प्रमोट करता है नहीं प्रमोट करता। अब Cl के बारे में एवरीबडी नोज कैसा इन्फ्लुएंस है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। वैसे तो जब कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है हेलोजन के साथ तो वहां पे -I इफेक्ट कंसिडर करते हैं इन कंपैरिजन टू योर +M इफेक्ट, क्योंकि हेलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। बट फिर भी अगर इसकी डीलोकलाइजेशन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेगा। मैं ये एक लाइन लिख देती हूँ, बेंजीन के कंपैरिजन में बोल रही हूँ, द प्रेजेंस ऑफ Cl in the ring increases the electron density in the benzene ring due to the +M effect। और कहाँ पे इंक्रीज करता है? At the ortho and para positions, so it activate, इसको बोलते हैं एक्टिवेट हो गया, so it activate the ring for the electrophilic substitution reaction in comparison to benzene। तो हर जगह पे आपको जो कंपैरिजन करना है बेंजीन के पेरेंट न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करना है, क्योंकि अभी जो फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन ग्रुप हमारे पास ऐड हो रहा है दैट इज अ Cl ग्रुप, उसके कंपैरिजन में हमें आंसर को देना है। तो बेटा अब ये प्रमोट कर रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो व्हाटएवर वी कैन डू,
हम Cl होगा क्या इलेक्ट्रोफाइल, Cl प्लस एंड Cl नेगेटिव में से Cl प्लस, और इसमें क्या आता है FeCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है एनहाइड्रस FeCl3। तो आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम डाई हेलो डेरिवेटिव बोलते हैं। ऑर्थो एंड पैरा में से हाउ डू यू पीपल चेक कौन सा मेजर होता है कौन सा माइनर होता है? देखो इन अंडर ऑल द कंडीशंस द पैरा वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, बस एक कंडीशन में पैरा नहीं होता है, अगर आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप आया है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है इसके साथ, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है विद द ग्रुप दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग एंड विद द ग्रुप व्हिच इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड, तो उसके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, कंपाउंड लो एनर्जी का हो रहा है। बट अगर आपका कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा तो अंडर ऑल दोस कंडीशंस पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये तो हो गया हैलोजनेशन, और बाकी FeCl3 आपको पता ही है हैलोजन कैरियर है। नेक्स्ट रिएक्शन इज द नाइट्रेशन रिएक्शन। Regarding the nitration reaction, this is a chlorobenzene, इसको रिएक्शन करना है नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 एंड द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करते हो, इसका 1:1 मिक्सचर होता है जिसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, तो काम फिर से वही होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। तो दिस इज अ Cl, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा सॉरी दैट इज NO2 प्लस एंड OH नेगेटिव। इसको कैसे करना होता है, जब भी आप देखो कि इसमें H जाएगा ना ऑर्थो एंड पैरा से, तो H यहाँ से तो OH यहाँ से ले लो, तो बाकी जो बचा वो सारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो NO2 प्लस बचा यहाँ से। दिस इज अ वे टू फाइंड आउट कि क्या इसमें से बाय प्रोडक्ट निकलेगा। तो दिस इज अ Cl ओवर हियर एंड NO2 ओवर हियर, तो बच्चा इसको क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। प्लस second product would be the para, इसमें भी without any doubt the para is a major one and this is a minor one. Next reaction is a sulfonation reaction. Sulfonation reaction में addition of the sulfuric acid is there. Concentrated sulfuric acid के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, जब इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा सल्फोनिक ग्रुप SO3H. दिस इज कॉल्ड एज अ सल्फोनिक ग्रुप इज अटैच्ड। ऐसे ही पैरा पे मेजर फिर से पैरा होगा, और नाम लिखते हुए इसको बोलेंगे, देखो ये मेजर ग्रुप होता है, मतलब सबको पता है कि इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये 2 होगा, तो इसको लिखा जाएगा 2 क्लोरो। तो दिस इज अ 2 क्लोरो बेंजीन sulfonic acid in the same manner, that is a 4 chloro. So this is a 4 chloro, fluorochlorobenzene sulfonic acid. Last 2 reactions are the Friedel-Crafts alkylation and the Friedel-Crafts acylation reactions. Friedel-Crafts, ये जितना भी आप कोई भी फंक्शन ग्रुप पढ़ लो, जो बेंजीन के मेन पेरेंट ग्रुप के रिएक्शन है ना, वो पेरेंट ग्रुप के रिएक्शन तो चलेंगे ही चलेंगे, मतलब ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टी है, ये तो चलेंगे ही।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ के आए हैं हम। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन्स वी हैव टेकन, alkyl halide ले लो CH3Cl, and the reaction will take place in the presence of anhydrous aluminium chloride. बाकी आपको एक बात समझाइए कि ऑर्थो एंड पैरा से H जाएगा तो H के साथ क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, Cl का। तो ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे मिथाइल आ जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं इसे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट इज अ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एनहाइड्रस एंड AlCl3 के प्रेजेंस में। रिएक्शन में फिर HCl लूज हो जाएगा। अब इस बार जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा दैट इज एसाइल हैलाइड COCH3, COCH3 at ortho and COCH3 at para. So this is called as a 2-chloroacetophenone. And this one is called as a 4-chloroacetophenone. ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो हम इसको समराइज साथ साथ करते चलो कि जब हमने अल्काइल हैलाइड लिया था तो हमने एक रिएक्शन उससे किए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक बीच में एलिमिनेशन हो जाता है, वो सब कुछ वही है, बस कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती हैं। और एक थर्ड रिएक्शन विद द मेटल, यहाँ पे हमने फ्रीड एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए जो हमने बोला बहुत कम होते हैं, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which is a basic property of the benzene ring only, and then in the end as the electrophilic substitution reaction के बाद करेंगे हम metals के साथ। जैसे वहां पे metals के साथ किया था ना, इनका भी metals के साथ रिएक्शन होता है, रिएक्शन विद metals। तो रिएक्शन विद द मेटल्स में पहला रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन है उसी की, मतलब वॉट एवर द रिएक्शन यू हैव डन उसी का ही थोड़ा सेम मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग इज देयर, बट द डिफरेंस इज कि कैसा रिएक्टेंट ले रहे हैं। अब इसमें एराइल हैलाइड ले लिया और उसके साथ एक एल्काइल हैलाइड का कॉम्बिनेशन ले लिया। रिएक्शन में तो क्या होना है ये तो पता ही है आपको, तो दिस इज R वुड बी हेयर प्लस NaX, तो ये बन गया आपका टॉलुइन भी बन सकता था, कुछ भी, whatever will be the nature of aryl alkyl. Second is the fitting reaction. फिटिंग में बस 2 बेंजीन रिंग लेने होते हैं आपको, तो आपके पास -2 NaX हो जाएगा। जस्ट अ मिनट,
और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा 2 बेंजीन रिंग्स। दिस इज कॉल्ड एज अ डाइफिनाइल। एक रिएक्शन उलमैन रिएक्शन भी है, इसी कैटेगरी में आता है, फिटिंग रिएक्शन ही है, सेम, कुछ भी नहीं करना, बस उसमें आयोडीन और कॉपर होता है, मतलब एक्स एक्स की जगह आयोडीन होता है और कॉपर होता है, Cu2I2 रिलीज होता है, 2Cu लेना होता है। इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. बेसिक समझ Yes, में, ma'am. बेसिक के बाद चैप्टर कुछ भी नहीं है। अगर आपको बेसिक समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, उसके बाद तो बस रिएक्टेंट्स पता होने चाहिए एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड विद द रिएक्शन। इसमें ना मैं आपको एक स्ट्रक्चर लिखवा देती हूँ, ये बहुत सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से है। देखो चैप्टर तो इतना ही है, उसमें थोड़ा बहुत एडिशनल नॉलेज है, जैसे किस किस काम में आते हैं, अल्काइल हलाइड, दिस एंड दैट। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में सुना है बेटा? Yes, ma'am. फ्रियोन्स के बारे में सुना होगा? Yes, ma'am. क्या होते हैं Yes, ma'am. फ्रियोन्स? व्हाट आर दीज? CFC. CFC तो ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते क्या हैं? मैम रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं ये। हाँ, रेफ्रिजरेटर्स में एक्चुअली में क्या होता है ना कि रेफ्रिजरेशन में इसका यूज होता है, बट ये पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यू नो ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैन डिप्लीट द ओजोन। Yes, ma'am. इसका भी क्वेश्चन बन जाएगा, इन्वायरमेंट का भी। एक तो ये पता होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूज्ड इन द एसीज एंड द रेफ्रिजरेटर्स, used in the refrigerators and the ACs, air conditioners। ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और उल्टा यूज नहीं होते हैं, उससे एग्जॉस्ट में होते हैं, फ्रॉम लिख देते हैं। दूसरा एक इसका बहुत प्रीवियस ईयर में बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, DDT के बारे में। DDT का आपको तो खैर पता नहीं, आपने देखा है नहीं देखा है। पहले इसको इंसेक्टिसाइड के लिए यूज करते थे, अब ये बैंड है, अब नहीं यूज करते। बहुत पहले ना, मतलब दे आर जस्ट लाइक कि मतलब इसको लिक्विड में फॉर्म में लाके इसका स्प्रे भी किया जाता था रोड्स पे, मतलब यू कैन यूजुअली सी दैट। अब आजकल ऐसा नहीं होता है, मतलब दैट इज यू कैन से कि डेंजरस है इन्वायरमेंट के लिए, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट वन। अब DDT का ना, इसमें स्ट्रक्चर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाँ क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या इसमें ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। DDT के स्ट्रक्चर में देखो, एक कार्बन होता है टेट्राहेड्रल, कार्बन के साथ एक ये हाइड्रोजन लग गया, दो इसके इस पे ना ऐसे पैरा क्लोरो वाले लगे होते हैं आपके पास बेंजीन रिंग। हम इसे पैरा क्लोरो इसलिए बोलते हैं कि जहाँ पे ये ग्रुप अटैच है ना, उससे बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, इसको ये X मान के चलो। बाकी इसके साथ लगा होता है CCl3। ठीक है, क्लोरल से बनता है ये और डाइक्लोरोबेंजीन से। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द DDT, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ओके जी, Yes, ma'am. Yes, आप ma'am. चैप्टर अब चेक कर लेते हैं जरा कि आपको समझ कितना आया है। क्वेश्चन इसका सिर्फ पता एग्जामिनर के पास क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए, जो रिएक्शन आप सिंपल वन लाइन में पढ़ के गए हो ना स्टेट चेन में, वो इसको मोस्टली
साइक्लाइजेशन में देता है और पूछता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन वही होता है, बस पता होना चाहिए। उसमें थोड़े बेसिक से जीओसी के रूल लग जाते हैं। अब जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया है, ये भी एक टाइप है। ये रिएक्टेंट भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है। RCH2 CCl2R, एरो के ऊपर लिखा हुआ है रिएजेंट, और बन रहा है RC ट्रिपल बॉन्ड C और R। और आपसे पूछा हुआ है कि ये कहानी जो उसने बनाई है वो रिएजेंट कौन सा होगा। क्या सोडियम सेट कर पाएगा, क्या HCl इन वाटर सेट कर पाएगा, क्या KOH इन द इथेनॉल सेट कर पाएगा, या इसमें जिंक इन द अल्कोहल होगा। चलिए ट्राई दिस वन। एवरीबडी हैज टू गिव द आंसर भाई। चलिए लेट्स चेक इट आउट, आपका आंसर सही है या नहीं है। देखो कई बार ना आपको क्वेश्चन के बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करने से भी आंसर मिल जाएगा। सोडियम से हमने एक ही रिएक्शन पढ़ा है, रिएक्शन विद द मेटल्स, जिसमें गिगनार रिएजेंट फॉर्म होता है, एल्केन फॉर्म होता है, ये नहीं हो सकता। HCl इन द वाटर में हमने एक ही रिएक्शन पढ़ा है, HCl इन द वाटर, यानी कि एक तरह से Cl नेगेटिव का कुछ हो या वाटर ही हो, ये भी कुछ ऐसा नहीं है। ये तो रिएजेंट ही कोई ढंग का नहीं लिखा हुआ है। मैं तो सिंपल एक्वस HCl, एक्वल HCl क्या कर देगा इसका बताओ। जिंक इन द अल्कोहल रिडक्शन है, रिडक्शन आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो वैसे तो क्लियर कट था, पर हुआ कैसे होगा। एनीबडी इन द क्लास हु कैन एक्सप्लेन की रिएक्शन हुआ कैसे होगा। हु हैव आंसर्ड। इतनी बार आपको क्लास में बताया कि जब KOH को ETOH लिखा है तो इसका मतलब है KOH एल्कोहलिक है, और जब KOH एल्कोहलिक लिखा हो तो रिएक्शन एलिमिनेशन होता है। बताया है ना। तो कैसे यस। करेंगे, एक साइड से H प्लस लेंगे, दूसरी साइड से Cl लेंगे, और H के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। तो पहला स्टेप होगा ये। पर आपने देखा होगा अभी भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो दूसरे स्टेप में Cl नेगेटिव यहाँ से, H यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से, तो RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, मतलब कहने का 2 मोल लगे होंगे इसके, पर इसने मोल्स के बारे में बात नहीं की। तो 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सोचना भी नहीं चाहिए था, इतना आसान है।
Go for it. क्वेश्चन था लीस्ट रिएक्टिव इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब लीस्ट रिएक्टिव इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या देखोगे? मैंने SN1 SN2 तो लिखा ही नहीं है, तो कैसे किया आप लोगों ने रिएक्शन? हाउ यू आर डिसाइडिंग कि किस टाइप के रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है? अगर SN1 SN2 कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो जहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और सबसे ज्यादा रिपेल करेगा बाकी बल्कि ग्रुप से, वहां पे नहीं करना। तो ये वाला आंसर, अच्छा 3 4 2 बार लिखा गया, तो ये हो जाना चाहिए था। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? चलिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा साइज पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और बेसिसिटी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। अगर बेसिसिटी पूछा होता तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आंसर आता, और मैंने ये अभी भी नहीं कहा है कि ये दोनों रिवर्स होती हैं। ठीक है, बट डिपेंडेबिलिटी आपको चेक करनी है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑन द साइज एंड द बेसिसिटी ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, जब डोनर एटम सेम हो तो उस केस में कई बार दोनों का सेम ऑर्डर भी आता है। चलो ठीक है बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे। विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट। In the next class, I think we are having the one more class.